नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण कुमार। आज आप लोग के सामने चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं और ये सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है 35 का सीरीज है ये। तो ये चैप्टर 3 का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने मैं करवाने जा रहा हूं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध को रो से सूचित करते हैं। रो बराबर होता है आर ए अपॉन एल होता है। रो बराबर होता है रो बराबर आर ए अपॉन एल। आर हो गया क्या? प्रतिरोध। ए हो गया क्षेत्रफल और ए हो गया लंबाई। ए हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और एल हो गया लंबाई। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, एक चीज और यहाँ पे समझे, विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम होता है प्रतिरोधकता। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? प्रतिरोधकता। तो किसी चालक का प्रतिरोध तभी बढ़ता है जब उसका तापमान को बढ़ाते हैं। तापमान को बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी यहाँ ध्यान से समझेंगे। अभी मैंने बताया था रो बराबर आर ए अपॉन एल। अब यहाँ ध्यान से समझेंगे। आर बराबर, यहाँ रो समानुपाती हो गया आर बढ़ेगा तो रो भी क्या होगा? बढ़ेगा। आर जब घटेगा तो रो भी क्या होगा? घटेगा। एक चीज और यहाँ ध्यान से समझेंगे, आर समानुपाती होता है टी का। किसी चालक के लिए आर समानुपाती क्या होता है? टी का। किसी चालक के लिए आर समानुपाती, आर क्या? प्रतिरोध, टी क्या? तापमान। तापमान को जब बढ़ाएंगे तो किसी चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। जब चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता भी क्या होगी? बढ़ेगी। प्रतिरोधकता बोले तो विशिष्ट प्रतिरोध। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ए। ताप बढ़ने से। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच कौन सा संबंध सही है? किसी चालक का संवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच क्या संबंध है? तो हमेशा याद रखेंगे ये समानुपाती होता है। क्या होता है? ये समानुपाती होता है। 20 का सही आंसर होगा, यानी संवहन वेग समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र जब बढ़ेगा तो संवहन वेग बढ़ेगा। संवहन वेग कहते किसको है? सपोज दैट ये चालक है और चालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इसका सपोज दैट विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और इलेक्ट्रॉन की गति इसके विपरीत दिशा में है। तो इलेक्ट्रॉन की गति या इलेक्ट्रॉन का वेग विद्युतीय क्षेत्र के विरुद्ध अनुगमन वेग या संवहन वेग कहलाता है। तो ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? समानुपाती। यानी VD समानुपाती क्या होंगे? ई होंगे। यानी ई का मान जब बढ़ेगा तो संवहन वेग का मान भी बढ़ेगा। तो आते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका बी। आते तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है हमेशा प्रतिरोध को मापने के लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है क्या मापने के लिए? प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। आवेश क्या होता है? तो आवेश बराबर होता है Q बराबर I इंटू टी। और विद्युत वाहक मापने के लिए किसका यूज करते हैं? पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। धारा मापने के लिए किसका यूज करते हैं? धारा मापने के लिए अमीटर का यूज करते हैं। प्रतिरोध मापने के लिए किसका यूज करते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। ये जो दिया हुआ है ये है आपका मीटर ब्रिज है। ये आपका कौन सा है? ये मीटर ब्रिज या पोटेंशियो मीटर ब्रिज है ये।
तो कह रहा कि संतुलित अवस्था में संतुलित स्थिति में x का मान निकालना है। तो यहाँ ध्यान से समझेंगे, संतुलित अवस्था में x का मान निकालना है। तो ध्यान से समझिए, संतुलित अवस्था में संतुलित के लिए क्या होता है, सपोज दैट ये हो गया आपका ए पी हो गया, और ये हो गया Q, और ये हो गया R, और ये वाला हो गया S हो गया, ये वाला हो गया P, ये वाला हो गया Q, ये वाला हो गया R, ये वाला हो गया S। तो P बटा Q बराबर व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए P बटा Q बराबर R बटा S, P बटा Q बराबर R बटा S, P बटा Q बराबर R बटा S होगा। तो P का मान यहाँ X हो गया, Q का मान R हो गया, और यहाँ पर Q है, Q यहाँ पर हो गया आपका Q हो गया यहाँ पर यहाँ का प्रतिरोध नहीं दिया हुआ, यहाँ का प्रतिरोध नहीं दिया हुआ है, ये दूरी दी हुई। तो दूरी के लिए एक और फार्मूला है यहाँ पर कि P बटा ये प्रतिरोध ही दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 60 ओम, और ये दिया हुआ आपका 10 ओम कितना दिया हुआ 10 ओम, 40 ओम और 10 ओम, 40 ओम और 10 ओम। तो P बटा Q अभी मैंने बताया था, ये प्रतिरोध ही दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर दूरी दी हुई, L1 बटा L2 है, L1 बटा L2। तो ये आपके लिए याद रखें, P बटा Q बराबर L बटा 100 माइनस L, 100 माइनस L। तो ये तो हो गया, L हो गया आपका 40 सेंटीमीटर, क्या हो गया 40 सेंटीमीटर, 100 माइनस L हो गया आपका 60 सेंटीमीटर। P बटा Q कितना है, P हो गया X हो गया, ये 60 हो गया, P हो गया कितना X, P हो गया आपका X, तो X बटा 60 है, L1 हो गया 40 और L2 हो गया 60, ये 60 से 60 कट जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 ओम, x बराबर 40 ओम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कब हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चित्र में धारा का मान क्या होगा, चित्र में किसका मान, धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, और यहाँ पर आपका 0 वोल्ट है, यहाँ 2 वोल्ट है और यहाँ पर 0 वोल्ट है। पहले प्रतिरोध कितना होगा वो देखना है। तो ये तो 2 ओम होगा और ये 2 ओम, ये वाला यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट किया गया है। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब होगा कि प्रतिरोध का मान, वहाँ पर प्रतिरोध कितना भी जोड़, 4, 10, 15 जोड़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि विद्युत धारा है हमेशा शॉर्टकट पाथ को चुनता है। शॉर्टकट पाथ जिधर से रास्ता मिलेगा उधर से जाएगा। तो इधर तो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का काम क्या है, धारा को जाने से अपोज करना, विरोध करना। तो धारा ऊपर से चली जाएगी, इस प्रतिरोध का कोई मीनिंग नहीं होगा। तब कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुल प्रतिरोध ये 2 और ये 2, 4 ओम हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना, भी का मान कितना है, भी का मान 20 माइनस 0, 20 माइनस 0, 20 माइनस 0, ये आ गया 20 आ गया। तो भी तो आ गया 20, भी आ गया 20 और आर आ गया आपका 4। तो आप लोग आई बराबर भी बटा आर, ओम के नियम से आई बराबर भी बटा आर, भी का मान था 20, आर का मान था 4। तो आई बराबर यहाँ से आ जाएगा, आई बराबर आ जाएगा 20 बटा 4, कट करके आ जाए कितना 5 एम्पियर, कट करके कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब का हो जाएगा 5 एम्पियर। कितना एम्पियर हो जाएगा 5 एम्पियर। आते हैं अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। जब किसी धातु प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाता है तब इसकी चालकता और प्रतिरोधकता का गुणनफल क्या होगा। देखिए ध्यान से, किसी धातु है, धातु बोले तो यही चालक है,
चालक क्या है, चालक है। तो धातु को अभी मैंने बताया था कि R समानुपाती होता है T। जब ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब R बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। T या ताप बढ़ाएंगे तो R का मान क्या होगा, बढ़ेगा। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता क्या, प्रतिरोधकता क्या होगा, जब T बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, और जब R बढ़ेगा तब प्रतिरोधकता भी बढ़ेगा। पहला क्वेश्चन में आप लोग को मैंने बता दिया रो बढ़ेगा, रो क्या होगा, बढ़ेगा। जब रो, अब यहाँ ध्यान से समझेंगे, रो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, चालकता का, चालकता का, सी का। जब ये वाला बढ़ेगा तो ये वाला क्या होगा, घटेगा। अगर इसको 2 घटा रहे हैं इसका मतलब 2 बढ़ा रहे हैं, 2 इसको घटा रहे हैं, 2 बढ़ा रहे हैं। आप सपोज 2 रुपया आपसे कोई लिया, आपको, आपने 2 रुपया उसको दिया और वो 2 रुपया आपसे ले लिया। आपको 2 रुपया दे करके 2 रुपया ले लिया, तो आपके यहाँ कितना बच गया, वहीं, कोई चेंज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, अपरिवर्तित। क्योंकि चालकता जब बढ़ेगा तब प्रतिरोधकता घटेगा, चालकता घटेगा तो प्रतिरोधकता बढ़ेगा, और दोनों को गुना कर देंगे। अगर ये वाला आधा हो जाएगा तो ये वाला हो जाएगा दुगुना, दुगुना हो जाएगा। तो दोनों को गुना कर देंगे तो कट करके 1 आ जाएगा, अपरिवर्तित होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पीयर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। आई बराबर मैंने बताया था, आई बराबर बताया था Q बट्टा टी। एक तो Q का मात्रक हो कूलाम, और टी का मतलब से कूलाम सेकेंड को ही बोलते हैं एम्पियर। कूलाम सेकेंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, तो विभवांतर को हमेशा वोल्ट में मापते हैं। विभवांतर को हमेशा किस में मापते हैं, विभवांतर को हमेशा मापते हैं वोल्ट में। विभवांतर को किस में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं। एम्पियर धारा के लिए, ओम एम्पियर धारा के लिए, ओम प्रतिरोध के लिए, वाट में शक्ति मापी जाती है। वाट में किसको मापते हैं, शक्ति को। तो एम्पियर धारा मापने के लिए, वोल्ट, वोल्ट से मापते हैं विभवांतर या विभव, ओम से, ओम में मापते हैं प्रतिरोध को, और वाट में मापते हैं शक्ति को। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब होगा ओम होगा। वेबर, अभी देख ले यहाँ पर वेबर है। वेबर हमेशा चुंबकीय फ्लक्स के लिए, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी। और हेनरी, हेनरी हमेशा प्रेरकत्व के लिए। हेनरी किसके लिए, प्रेरकत्व, किसके लिए यूज करते हैं, प्रेरकत्व के लिए। और एम्पियर बता ही दिया धारा के लिए, और ओम यूज करते हैं हमेशा प्रतिरोध मापन के लिए। आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रतिरोध की बीमा क्या होती है, प्रतिरोध की बीमा क्या होती है। तो देखेंगे प्रतिरोध R बराबर V बटा आई, R बराबर V बटा आई। V का बीमा होता है ML2 T-3 I-1, I-1। तो ये I ऊपर और चल जाएगा तो ये I-2 हो जाता है। ML2 T-3 I-2, I को ही लिखते हैं A, I को क्या लिखते हैं, A लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, ये हो जाएगा ML2 T-3 A-2। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा। अभी मैंने बताया था R बराबर, रो बराबर होता है RA अपॉन L, RA अपॉन L। R का हो गया ओम, और A का हो गया मीटर स्क्वायर, और एरिया L का हो गया आपका मीटर। क्या हो गया, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो ये ओम मीटर होगा। क्या होगा, ओम मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा क्या होगी। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा क्या होगी। तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से कि अभी मैंने बताया था रो बराबर आर ए अपॉन एल। अभी मैंने आर का बताया, आर का देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है जो आपका आर का है, आर का बीमा है। ए का हो गया ये आपका एल स्क्वायर,
क्या हो गया एल स्क्वायर, इसका हो गया एल, एक एल से एक एल कट गया, तो बस इसी में एल से गुना करना था, एम एल 3 टी माइनस 3। देखिए यहाँ पर जब गुना करेंगे इसी में एल से गुना करेंगे, इसमें एल से गुना करेंगे तो एल 2 है, तो एल से जब गुना करेंगे इसी में एल से गुना करेंगे तो एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 2। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब पक्का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है विभव मापी यंत्र द्वारा। किसी सेल का विद्युत वाहक बल, तो देखिए विभव मापी द्वारा, पोटेंशियोमीटर द्वारा विभव मापी है जो क्या क्या मापता था, विभव मापी मापता है आंतरिक प्रतिरोध को। किसको मापता है ये, आंतरिक प्रतिरोध को, आंतरिक प्रतिरोध को मापेगा। और दूसरा मापता है सेल का विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल है नहीं ऑप्शन में, तो ये क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर इस विद्युत वाहक बल मापने के लिए तो विभव मापी। अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी कहता तो हम लोग क्या यूज करते, हमेशा यूज करते विभव मापी यंत्र यूज करते। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आवेश और विद्युत वाहक बल की बीमा क्या है। आवेश और विद्युत वाहक बल की बीमा, आवेश गुना विद्युत वाहक बल, आवेश गुना विद्युत वाहक बल, आवेश गुना विद्युत वाहक बल, इसी का कह रहा, आवेश गुना विद्युत वाहक बल। आवेश का बीमा होता है आपका IT या AT, IT या AT, चलो AT ही लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिख दिए AT लिखेंगे, क्या लिखेंगे AT, ये आवेश का हो गया। अब विद्युत वाहक बल का और बीमा वही होगा जो आपका विभव का होगा। विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभव होता है, एक प्रकार का क्या होता है, विभव। तो विभव का अभी मैंने बताया था एम एल 2 टी माइनस 3 आई माइनस 1। तो यहाँ CC को गुना करना तो एम एल 2 टी माइनस 2 एम एल 2 टी माइनस 2 आई माइनस 1 और यहाँ पर ए लिखेंगे एम, एक मिनट इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा AT, क्या हो जाएगा AT, और इसके बाद हो जाएगा एम एल 2 टी माइनस 3 ए माइनस 1, ये हो गया। तो देखेंगे ये तो ए माइनस 1 है और ए प्लस 1 है, ये तो खत्म हो जाएगा। टी पर पावर 1 है, टी पर पावर माइनस 3 है, तो टी के पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो देखिए क्या बचेगा, एम एल 2 टी माइनस 2, एम एल 2 टी माइनस 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन ए सही होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है अगला क्वेश्चन है कि यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। कितना गुना कर रहा, खींच करके दुगुना कर रहा है। एन का मान कितना हो गया बाबू, 2 गुना, एन का मान 2 गुना। आर का मान कितना है, आर का मान है आपका 1 है, आर का मान कितना हो गया 1। डायरेक्ट इसका फार्मूला यूज करेंगे कि जो नया प्रतिरोध होगा एन स्क्वायर आर, एन स्क्वायर क्या होगा, आर होगा। एन का मान रख दीजिए 2 का स्क्वायर और आर का मान 1 रख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 से गुना करेंगे तो कितना 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका 4 ओम, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है चालकों के जाल से धारा प्रवाह के समझने के लिए उपयोग किया जाता है। तो धारा का देखिए यहाँ जाल है किसका है, धारा प्रवाह का। तो हमेशा किरचॉफ के नियम का, किसका, किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हैं। किरचॉफ का दो नियम, पहला नियम है KCL नियम, इसको बोलते हैं किरचॉफ करंट रूल, और दूसरा नियम है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का विभव नियम, पहला है किरचॉफ का धारा नियम और दूसरा किरचॉफ का विभव नियम। KCL में क्या होता है कि जितना आने वाली धारा बराबर क्या होगी जाने वाली धारा, किसी भी नोड से जितना धारा आएगा उतना ही धारा जाएगा। KVL क्या होता है कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध और प्रवाहित धारा का गुणनफल और तथा सेल का विद्युत वाहक बलों का योगफल
हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो ये था आपका केसीएल और केवीएल। केसीएल और केवीएल, केसीएल यूज करते हैं किसी परिपथ में धारा ज्ञात करने के लिए, और केवीएल यूज करते हैं किसी परिपथ में विभव ज्ञात करने के या वोल्टेज ज्ञात करने के लिए। केसीएल हमेशा खुले परिपथ के लिए लागू होता है और केवीएल हमेशा बंद परिपथ के लिए लागू होता है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी परिपथ में बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योगफल क्या होगा। किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योगफल हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो हमेशा 0 होगा किस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, एक केसीएल के अनुसार। केसीएल के अनुसार किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का योगफल हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो हमेशा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध मापन में होता है। हमेशा व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है उच्च एवं निम्न दोनों प्रतिरोध मापन में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि विद्युतीय क्षेत्र ई तथा अनुगमन वेग, विद्युतीय क्षेत्र ई तथा अनुगमन वेग VD हो तो मोबिलिटी क्या होगी, मोबिलिटी क्या होगी। मोबिलिटी को बोलते हैं गतिशीलता, बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, गतिशीलता, मोबिलिटी या संचालकता बोलते हैं। तो मोबिलिटी म्यू बराबर, याद रखेंगे, म्यू बराबर VD बटा ई, VD बटा क्या होगा, ED। तो VD मॉड में लिखते हैं, VD क्या होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और शून्य होते हैं, लेकिन ये हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या क्या होगा, 0 होगा। तो अगर ये नेगेटिव मॉड नहीं लगाएंगे तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, म्यू VD बटा ई, VD बटा ई। VD क्या था, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग में विद्युत क्षेत्र से भाग देते हैं तो हमेशा क्या निकलता है, मोबिलिटी निकलेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब का क्या हो जाएगा, VD बटा ई। किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध, अभी तो मैंने बताया था कि किसी धातु को गर्म कर रहे हैं तो R समानुपाती क्या होगा, T होगा। T जब बढ़ेगा तो R का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। T बढ़ेगा तो R का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका कह रहा प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, तो इसका प्रतिरोध हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर यही रहता क्या रहता, अर्धचालक रहता तो इसका उल्टा, गर्म करने पर प्रतिरोध क्या हो जाता, उसका घट जाता। कुचालक रहता तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किरचॉफ का बिंदु नियम को ही बोलते हैं कौन सा नियम, केसीएल नियम। किरचॉफ का बिंदु नियम को ही क्या बोलते हैं, केसीएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरचॉफ का बिंदु नियम को क्या बोलते हैं, केसीएल। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ का बिंदु नियम हमेशा आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। किरचॉफ का बिंदु नियम हमेशा किसका पालन करता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत का। और एक और है यहाँ पर, एक चीज याद रखिए, इस क्वेश्चन का तो सही जवाब का भी हो गया, चलिए, लेकिन केवीएल किसका रहेगा, केवीएल हमेशा क्या रहेगा, केवीएल हमेशा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को पालन करेगा। केसीएल आवेश संरक्षण, केवीएल ऊर्जा संरक्षण, केसीएल आवेश संरक्षण, केवीएल ऊर्जा संरक्षण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है वो हमेशा प्रतिरोध होता है। विद्युत ऊर्जा को किससे बदलेगा, ताप में बदलेगा, हीट में बदलेगा, वो हमेशा क्या होता है, प्रतिरोध। यानी इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन जो गर्म होते हैं उसमें उपस्थिति किसकी ज़्यादा होती है, प्रतिरोध की उपस्थिति ज़्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब का क्या हो जाएगा, ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा कि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह का कारण है कि उसके विभव में अंतर। अगर सपोज दैट कोई तार है, यहाँ का विभव 20 वोल्ट और यहाँ का विभव 20 वोल्ट, और इसमें कह देगा धारा कितना है, तो धारा का प्रवाह होगा ही नहीं। धारा का प्रवाह तभी होगा जब एक का विभव कम और दूसरे का विभव ज़्यादा, यानी लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल होना जरूरी है, तभी किसका प्रवाह होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल होता है। विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा,
निम्न सीमा से उच्च सीमा की ओर, यानी नेगेटिव से क्या होगा, नेगेटिव से किधर की ओर, पॉजिटिव की ओर, इधर की ओर होगी। किसका प्रवाह होगी, विद्युत धारा का। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब का हो जाएगा सी। अगला कह रहा, दो तारों ए तथा बी समान पदार्थ तथा लंबाइयों के बने हैं। ए का व्यास बी के व्यास का दुगुना है। तो ए का व्यास कह रहा है दुगुना है, ए का व्यास कह रहा है बी के व्यास का दुगुना है। तो ए का प्रतिरोध बी के प्रतिरोध की तुलना में कितना होगा। तो देखो ए दो तार है, ये 0. दुगुना लिखा हुआ है। ये दो तार ए तथा बी समान पदार्थ तथा लंबाई के बने हैं। ए का व्यास बी के व्यास से दुगुना है, तो ए का प्रतिरोध बी के तुलना में कितना होगा। तो बी के तुलना में कितना होगा, तो तार यहाँ पर अभी मैंने बताया था प्रतिरोध कह रहा है। आर बराबर, या ध्यान से, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर रो एल वाई ए। अब यहाँ देखें, आर उल्टा हो गया, किसका उल्टा हो गया, किसका, क्षेत्रफल का। आर व्युत्क्रमानुपाती हो गया, आर 1/a, आर समानुपाती 1/a। अब इसको क्या कर रहा है, ये इसको कर रहा कितना, दुगुना कर रहा है। क्या कर रहा है, दुगुना। इसको क्या कर रहा है, दुगुना कर रहा है। दुगुना, व्यास को दुगुना करने पर, व्यास को क्या कर रहे हैं, व्यास को 0.2 गुना, व्यास को दुगुना करने पर, व्यास को दुगुना 0.2 नहीं, दुगुना करने पर, दुगुना करेंगे, व्यास को दुगुना करेंगे, व्यास को क्या करेंगे, दुगुना करेंगे। व्यास को दुगुना करेंगे तो व्यास को दुगुना करेंगे, क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल होता है पाई d²/2। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई d²/2। डी को दुगुना करेंगे 4 हो जाएगा, डी का दुगुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4। डी को दुगुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4। 4 का 2 से भाग देंगे तो 2 गुना, कितना गुना इसका हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 का मतलब इस डी नहीं ऑप्शन होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी सही होगा। इसका क्या हो जाएगा, सी होगा। क्या हो जाएगा, सही, सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि कौन सही है, कौन सही है, धारा अदिश है बिल्कुल, और धारा घनत्व सदिश है। ये तो सही है। धारा घनत्व क्या हो गया आपका, धारा घनत्व हो गया, सदिश हो गया, और धारा क्या होता है, अदिश होता है। धारा सदिश, धारा घनत्व गलत हो गया, दोनों से तो सही। तो अगला है 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नियत विभवांतर पर किसी विद्युतीय परिपथ को आधा कर देने पर, नियत विभवांतर, अब कह रहा विभवांतर कांस्टेंट रखना है। अब किसी विद्युतीय परिपथ को आधा कर देने पर उत्पन्न ताप का मान क्या होगा। तो अब क्या कर रहा कि विद्युतीय परिपथ को आधा कर देंगे तो उसका विभवांतर हो जाएगा, विभवांतर को कांस्टेंट रखना, विभवांतर को कांस्टेंट पर विद्युतीय परिपथ को ही आधा कर दो। परिपथ को जब आधा कर देंगे तो उसका जो ताप होगा वो ताप हमेशा बढ़ जाएगा, ताप क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, ताप क्या हो जाएगा, दुगुना होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि एक तार की लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जाता है। खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R है, तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध क्या होगा। अभी मैंने बताया था कि नया प्रतिरोध होगा वो हमेशा n² होगा। अब कह रहा है दुगुना कर दिया गया था, 2 का स्क्वायर, और ये पूर्व में क्या था, R था, तो 4R होगा, कितना हो जाएगा, 4R। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 4R। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, 4R होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। हमारे घरों में विद्युतीय उपकरण आपूर्ति स्विच के आड़े जुड़े होते हैं, तो स्विच हमेशा जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। स्विच को हमेशा किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। स्विच को हमेशा किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। लेकिन स्विच के बगल में जो भी उपकरण जुड़ा होता है, जैसे घरों में जुड़ा होता है, कौन कौन उपकरण जुड़ा होता है, फैन हो गया, पंखा हो गया,
उसके बाद हो गया बल्ब हो गया, उसके बाद हो गया फ्रिज हो गया, एसी हो गया। ये सारे उपकरण जुड़े रहते हैं समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में। समांतर क्रम को ही कौन सा क्रम बोलते हैं? पार्श्व क्रम। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दे कि स्विच को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो स्विच को हमेशा जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। स्विच को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि ऋण आवेश का प्रवाह होता है, तो ऋण आवेश का प्रवाह हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ऋण आवेश का प्रवाह हमेशा किधर होता है? ऋण विभव से। ऋण आवेश बोले तो इलेक्ट्रॉन, ऋण आवेश बोले तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। अगला प्लेटिनम का तार, प्लेटिनम का तार है, एक प्लेटिनम का तार का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो अभी मैंने प्लेटिनम क्या होता है? प्लेटिनम होता है धातु। क्या होता है? धातु। अब धातु को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। धातु को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करने का मतलब ताप बढ़ाएंगे। जब ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। अगला है निम्नलिखित में कौन शक्ति की इकाई नहीं है? तो शक्ति की इकाई वाट तो होता है, और एम्पियर गुना वोल्ट भी वाट होता है। ओम प्रति एम्पियर स्क्वायर, ओम प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये देखिए कौन कौन सा फार्मूला होता है, जो ध्यान से देखिए। पहला होता है पावर का VI, पहला फार्मूला क्या होता है? शक्ति का VI। दूसरा होता है V² R, V² R। तीसरा फार्मूला होता है I² R, I² R। यहाँ से तो हो गया वोल्ट एम्पियर, यहाँ से तो हो गया वोल्ट का स्क्वायर बटा प्रतिरोध, और यहाँ से हो गया एम्पियर स्क्वायर इंटू R। तो मिलाइए यहाँ से कौन कौन सा है। एम्पियर गुना वोल्ट होगा या वोल्ट एम्पियर होगा। ओम, एम्पियर का स्क्वायर ओम होगा, सी इसका सही जवाब हुआ। ओम बटा एम्पियर का स्क्वायर नहीं होगा, हमेशा एम्पियर का स्क्वायर गुना ओम होगा। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कहेगा तो हमेशा शून्य रहेगा, आमीटर रहेगा। अब वोल्ट मीटर रहेगा तो अनंत होगा, अनंत होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होगा? हमेशा अनंत होगा। क्या होगा? इसका प्रतिरोध हमेशा अनंत होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तो ये देख लिए आपने कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। एमीटर का प्रतिरोध जनरली देखेंगे तो बहुत कम ही होता है, लेकिन आदर्श यहाँ जैसे ही लगा दिया आदर्श, तो आदर्श का मतलब ये होता है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस होगा वो हमेशा शून्य होगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, लास्ट है कि लास्ट क्वेश्चन नहीं मतलब लास्ट पेज है कि प्रतिरोधकता का ताप गुणांक, प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं इसको? अल्फा से। तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मात्रा क्या होता है? ये होता क्या पहले समझे। अल्फा बराबर होता है RT माइनस R0 बटा R0, और यहाँ T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो देखिए प्रतिरोध है, ये हो गया अंतिम प्रतिरोध, ये अंतिम प्रतिरोध, ये प्रारंभिक प्रतिरोध, ये भी प्रारंभिक प्रतिरोध, ये मूल प्रतिरोध। तब प्रतिरोध ये वाला हो गया ओम हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया? ओम हो गया, और ये हो गया केल्विन हो गया। तो देखिए ओम से ओम कट जाएगा तो 1/केल्विन, 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 1/केल्विन को लिखेंगे K⁻⁻1। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप, जैसे ही स्विच करते हैं तो इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप स्टार्टिंग में बढ़ेगा। स्टार्टिंग अरे इलेक्ट्रिक बल्ब ठंडा रहता है, धीरे धीरे क्या होगा? गर्म होगा, एक समय के बाद वो क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। अगला है कि स्विच ऑन करने का मतलब स्विच को जैसे ऑन करो करंट जाने दोगे। इसके बाद है ताप विद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को कहा जाता है। ताप विद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को हमेशा सीबेक धारा कहा जाता है। हमेशा कौन सी धारा कहते हैं उसको? सीबेक धारा। ताप
वैद्युत युग में प्रवाहित धारा को हमेशा कौन सा धारा कहते हैं? सीबेक धारा। समझते हैं सीबेक क्या है और सीबेक का कंसेप्ट कहाँ से है। सपोज दैट ये आपका है, ये है बना हुआ कॉपर का, किसका बना हुआ तार है? ये कॉपर का। और यहाँ पर ज्वाइंट है, यहाँ पर ज्वाइंट है, ये नीचे जोड़ दिए हैं आपका लोहा का, ये क्या है? लोहा का। एक ज्वाइंट है ए और दूसरा ज्वाइंट है बी, दो ज्वाइंट हो गया, दो जंक्शन हो गया। इसको कर दो गरम और इसको करो ठंडा, ये हो गया हॉट करेंगे और इसको क्या करेंगे? कोल्ड करेंगे। जब कोल्ड और हॉट करेंगे तो क्या होगा? इससे धारा प्रवाहित होगी। क्या प्रवाहित होगी? धारा। इस धारा को हम लोग बोलते हैं सीबेक धारा। कौन सी धारा बोलेंगे? सीबेक धारा। और इस प्रभाव को बोलते हैं सीबेक प्रभाव। इस प्रभाव को क्या बोलेंगे? सीबेक प्रभाव बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब का क्या हो जाएगा? सीबेक धारा होगा। कि ताप वैद्युत युग में प्रवाहित धारा को कौन सा धारा बोला जाता है? सीबेक धारा बोला जाता है। तो ये था 35 क्वेश्चन का सीरीज था। आप लोग है इसे ध्यानपूर्वक बनाए ताकि बोर्ड का एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। तब तक के लिए बाय बाय। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं।